आप सभी दोस्तों का आपका आज की हमारी इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें राजस्थान की जनजातियों के संबंध में आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियाँ। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियों के संबंध में कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, उनका रीति रिवाज कैसा है और उनका जो विवाह प्रणाली कैसी है, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान की जो जनजातियाँ हैं उनके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखते हैं कि कौन कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। सबसे पहले अपन देखेंगे तो जो राजस्थान की जो जनजातियाँ हैं वो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती है और कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, कहाँ रहती है और उनकी रीति रिवाज कैसी है वो हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राजस्थान की जनजातियों में कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो सबसे पहले हम लेंगे मीणा जनजाति, जो राजस्थान की सबसे बड़ी और शिक्षित जनजाति मानी जाती है। तो सबसे पहले हम लेंगे मीणा जनजाति। राजस्थान में उनका निवास स्थान कहाँ पर है? तो राजस्थान में जो मीणा जनजाति है वो जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र है आसपास का जो क्षेत्र है ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, मीणा। और यहाँ पर मीणा जनजाति निवास करती है। यह मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी और शिक्षित जनजाति मानी जाती है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे भील जनजाति के संबंध में, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। तो देखते हैं ये कहाँ निवास करती है। तो यह है सिरोही, कुछ क्षेत्र सिरोही का और उदयपुर, इन दो जिलों में के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ भील जनजाति निवास करती है। वहाँ भील जनजाति निवास करती है। सिरोही और उदयपुर जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ भील जनजाति निवास करती है। उसके बाद हम देखेंगे गरासिया जनजाति, जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है वो है गरासिया। तो जो गरासिया जो जनजाति है वो भी सिरोही और उदयपुर में ही रहती है, लेकिन उनकी जो मेन जो क्षेत्र है वो है, एक तो सिरोही का जो क्षेत्र है वो है पिंडवाड़ा, आबू रोड पिंडवाड़ा, और उदयपुर की जो कोटड़ा तहसील है, कोटड़ा जो पंचायत समिति है वहाँ जो जनजाति निवास करती है वो है गरासिया। सिरोही और उदयपुर का जो आसपास का जो क्षेत्र है, कुछ उदयपुर तो है ही है और सिरोही के जो आसपास का जो क्षेत्र है उदयपुर के पास में वहाँ भील जनजाति निवास करती है। पिंडवाड़ा और सिरोही, सिरोही का पिंडवाड़ा क्षेत्र, आबू रोड, और उदयपुर का जाडोल, इन क्षेत्रों में जो जनजाति निवास करती है वो है गरासिया जनजाति। अब हम आते हैं अगली नेक्स्ट जो जनजाति है अपनी, वो है चौथी जो जनजाति मानी जाती है वो है सहरिया जनजाति। वो बारह जिले की शाहबाद और किशनगंज, इस 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज जो तहसीलें हैं, जो पंचायत समितियां हैं, वहाँ जो जनजाति निवास करती है वो जनजाति है सहरिया जनजाति, जो राजस्थान की चौथी बड़ी जनजाति मानी जाती है। सबसे पहले हम मीणा के बारे में पढ़ेंगे। मीणा जनजाति जो जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मीणा जनजाति निवास करती है। उसके बाद दूसरी जो जनजाति है वो है सिरोही
और उदयपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो वहाँ भील जनजाति निवास करती है। उसके बाद सिरोही का पिंडवाड़ा, आबू रोड पिंडवाड़ा क्षेत्र और उदयपुर का जो कोटला पंचायत समिति जो है वहाँ पे जो जनजाति निवास करती हुआ है गरासिया जनजाति, जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। उसके बाद सहरिया जनजाति, 12 जिले की शाहबाद और किशनगढ़ पंचायत समितियाँ जो तहसीलें हैं वहाँ जो जनजाति निवास करती है वो है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है वो कोतवाल कहलाता है और गरासिया जनजाति का जो मुखिया होता है वो सहलोत कहलाता है। भील जनजाति में भी देखेंगे, इनके रीति रिवाज के बारे में भी पढ़ेंगे। उसी तरह से मीणा जनजाति के रीति रिवाज के बारे में भी पढ़ेंगे। अगली जो जनजाति है हमारी वो है यहाँ भरतपुर और झुंझुनू। भरतपुर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है उसके आसपास जो जनजाति निवास करती है वो है सांसी जनजाति। सांसी जो जनजाति जो है उनकी दो उपजातियां भी है। सांसी जनजाति की बीजा और माला 2 उपजातियां हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो अगली जो जनजाति है वो है हमारे कंजर जनजाति। कंजर जनजाति जो सर्वाधिक कोटा हाड़ौती क्षेत्र, जो कोटा का जो हाड़ौती क्षेत्र जो है उसमें कोटा और कुछ भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है यहाँ जो जनजाति निवास करती है वो है कंजर जनजाति निवास करती है। हाड़ौती क्षेत्र सर्वाधिक जो है कोटा जिले में निवास करती है। उसके बाद भीलवाड़ा, इनके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ जो जनजाति निवास करती है वो है कंजर जनजाति कहलाती है। यह कंजर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जंगल में विचरण करने वाले, और ये जो जनजाति है वो जंगल में रहती है और यह अपराध प्रवृत्ति के लिए विख्यात है और यह चोरी डकैती करती है। उसके बाद जो हम जनजाति के संबंध में जो पढ़ेंगे वो अगली जनजाति है डामोर जनजाति, जो डूंगरपुर में जो जनजाति निवास करती है वो है डामोर जनजाति। ये हमारी नेक्स्ट जनजाति होगी। कंजर के बाद में डामोर जनजाति जो डूंगरपुर में निवास करती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो उदयपुर के जो कुछ पंचायत समितियां हैं, जैसे कोटड़ा, जाडोल और सराड़ा। कोटड़ा, जाडोल और सराड़ा, ये जो पंचायत समितियां हैं यहाँ जो जनजाति निवास करती है वो है कथोड़ी जनजाति निवास करती है राजस्थान के इस क्षेत्र में। कोटड़ा, जाडोल और सराड़ा में कथोड़ी जनजाति निवास करती है। यह खेर के वृक्षों से जो है कत्था तैयार करके इनका ये जो व्यवसाय है वो है कत्था तैयार करना, कथोड़ी जनजाति का। ठीक है, और इसके बारे में रीति रिवाज के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इनके रीति रिवाज है। ये अपने पति के साथ में शराब का सेवन करती है और पेय पदार्थों में दूध का सेवन नहीं करती है, कथोड़ी जनजाति। और ये जो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनने का जो इनका जो पहनती है उसको जो साड़ी पहनती है उसको हम उसके बारे में उसको फड़का कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे अपन। तो राजस्थान की ये जो जनजातियाँ हैं ये कहाँ कहाँ निवास करती है, मैंने आपको इस नक्शे के द्वारा बताया है कि जैसे सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है मीणा जनजाति। सबसे 1 नंबर 1 मीणा जनजाति। यह है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर के जो आसपास का जो ढूंढाड़ क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं उसके आसपास जो जनजाति निवास करती है वो है मीणा जनजाति निवास करती है और ये राज्य की सबसे बड़ी और शिक्षित जनजाति मानी जाती है। उसके बाद हम दूसरी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो दूसरी जनजाति है वो है भील जनजाति आती है जनसंख्या की दृष्टि से। भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है और यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। सिरोही और उदयपुर तो है ही है, उदयपुर का पूरा क्षेत्र और सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ जो जनजाति निवास करती है वो है भील जनजाति। उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो जनजाति आती है वो है गरासिया जनजाति, यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। सिरोही के आबू रोड के आसपास जो पिंडवाड़ा जो क्षेत्र है वो और उदयपुर की जो कोटला जो तहसील है उसके जो आसपास का जो भी क्षेत्र है वहाँ जो जनजाति निवास करती है वो है गरासिया जनजाति निवास करती है और इसके रीति रिवाज के बारे में भी हम इसके विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद चौथी जो जनजाति मानी जाती है वो है सहरिया जनजाति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सहरिया जनजाति जो कहाँ निवास करती है, 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज जो तहसीलें हैं
वहाँ जो जनजाति निवास करती है वो है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, उनके रीति रिवाज के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके खान पान के बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से वो कौन सी वेशभूषा पहनते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी विवाह प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार से जो अगली जो जनजाति है वो है कंजर जनजाति है, जो कोटा सर्वाधिक जो है कोटा हाड़ौती के कोटा क्षेत्र में निवास करती है और भीलवाड़ा में भी कुछ क्षेत्रों में यह कंजर जनजाति निवास करती है। कंजर जनजाति अपने अपराध प्रवृत्तियों के लिए विख्यात है। यह चोरी डकैती करना इनका जो मुख्य व्यवसाय माना जाता है। अपने जब इनको कोई पकड़ने के लिए आता है तो अपने घर के पीछे एक दरवाजा रखते हैं जिससे निकल कर ये भागने का पूरा इंतजाम होता है, भाग जाते हैं वहाँ से निकल करके। ये कंजर जनजाति निवास करती है। उसके बाद हम ये अपन इसको मान लेते हैं ये पांचवी जनजाति है सासी जनजाति। सासी जनजाति के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके अंदर जैसे सासी जनजाति कहाँ निवास करती है राजस्थान में, तो झुंझुनू और भरतपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ जो जनजाति निवास करती है वो सासी जनजाति मानी जाती है। इनके दो उप जातियाँ भी है, वो है सासी जनजाति की जो दो उप जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में भी अपन बीजा और माला जिसको कहते हो परीक्षा के अंदर कभी कभी पूछा भी जाता है कि सासी जनजाति की दो उप जनजातियाँ कौन सी है, तो बीजा और माला यह प्रश्न पूछा भी गया है, उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम डामोर जनजाति डूंगरपुर में निवास करती है डामोर जनजाति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन कि इनका रहन सहन खान पान वेशभूषा विवाह प्रणाली कैसी क्या है, तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कथोड़ी जनजाति के संबंध में, जो उदयपुर की कोटड़ा जाडोल और सराड़ा यहाँ इन पंचायत समितियों में तहसीलों में जो जनजाति निवास करती है वो कथोड़ी जनजाति है। यह पक्के मकान ये जो है ना घास फूस की जो मकान बना करके यानी कि जो झोपड़ियाँ बना करके ये कथोड़ी जनजाति रहती है और खेर के पत्थों से जो है कत्था तैयार करने का ये काम करते हैं। मराठी अंदाज में जो इनकी स्त्रियाँ मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है उसको फड़का कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनके रहन सहन खान पान वेशभूषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक नक्शा राजस्थान के नक्शे के द्वारा मैंने बताया कि कौन सी जनजाति का निवास करती है। और अब हम इसके विस्तृत हम इसका अध्ययन करेंगे, विस्तृत इसके खान पान रहन सहन के बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे भील जनजाति के बारे में। तो आइए दोस्तों अगला जो टॉपिक लेते हैं अपन वो है भील जनजाति के बारे में। तो दोस्तों अपना जो पहला जो टॉपिक है वो हम लेंगे भील जनजाति। भील जनजाति, भील जनजाति कहाँ निवास करती मैंने आपको बताया। यह जनजाति भील जनजाति जो है सिरोही व उदयपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ यह भील जनजाति निवास करती है। भील जनजाति का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है तीर चलाने वाला। भील जनजाति का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो है तीर चलाने वाला। यह भील जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यह जंगल में निवास करती है। और कर्नल जेम्स टोड ने इस जनजाति को वनपुत्र की संज्ञा दी है। इनको वनपुत्र कहा कर्नल जेम्स टोड ने। भील जनजाति को क्या कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, वनपुत्र की संज्ञा दी है। भील जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला, जंगल में निवास करते हैं ये। कर्नल जेम्स टोड ने इनको वनपुत्र कहा है। यह अपने आप को भगवान शिव की संतान मानते हैं। ये अपने आप को किसकी संतान मानते हैं, भगवान शिव की संतान मानते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं रोन ने एक पुस्तक लिखी है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में इन भीलों का जो मूल निवास जो बताया है ये वो बताया है मारवाड़ से। कहाँ बताया है, मारवाड़ से। रोन ने एक पुस्तक लिखी है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में इनको मारवाड़ का मूल निवासी बताया है। जबकि एक और अन्य जो लेखक है वो है D.N. मजूमदार। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है रेस एंड कल्चर्स, रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया में इन्होंने जो भील जनजाति जो है उसको निग्रेटो प्रजाति का बताया है।
किस प्रजाति का होता है? निग्रेटो प्रजाति का बताया है। भील जनजाति सिरोही उदयपुर में निवास करती है। भील जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है तीर चलाने वाला। ये अपने आप को महादेव शिव की संतान मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इनको वनपुत्र की संज्ञा दी है। इनको वनपुत्र कहा है कि ये जंगल में रहते हैं और वनपुत्र कहलाते हैं। प्रसिद्ध लेखक रोन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, वो थी वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में इनको जो मूल स्थान वो बताया है वो मारवाड़ बताया है। और D.N. मजूमदार ने एक पुस्तक लिखी है रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, इसमें भील जनजाति को निग्रेटो प्रजाति का बताया है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भील जनजाति की के अंदर इनको वस्त्रों के पहनावे के आधार पर इन भील जनजाति को जो है दो भागों में बांटा जाता है वापस पुनः। एक तो होता है लंगोटिया भील और एक होता है पोतीदा भील। लंगोटिया भील कौन होते हैं? पोतीदा भील कौन होते हैं? लंगोटिया भील वो होते हैं जो लंगोटी पहनते हैं। पुरुष जो लंगोटी पहनते हैं उसको डेपाड़ा कहते हैं, शितंग धोती भी कहा जाता है। और जो महिलाएं जो गागरा पहनती है उसको कछाऊ कहा जाता है। वस्त्रों के पहनावे के आधार पर जो इन भीलों को जो दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है लंगोटिया भील और एक होता है पोतीदा भील। पुरुष लंगोटिया भील किसे कहते हैं? पुरुष जो होता है वो लंगोटी पहनता है, उस लंगोटी को अपन डेपाड़ा बोलते हैं। और जो महिलाएं होती है वो गागरा पहनती है, उस गागरे को कछाऊ बोला जाता है स्थानीय भाषा में। उसी प्रकार से जो पोतीदा जो भील होते हैं, पोतीदा जो भील होते हैं वो भील अपने किस प्रकार के वो पहनते, तो ये सिर पर साफा पहनते हैं, बदन पर जो पहनते हैं वो बंडी पहनते हैं और नीचे जो है धोती पहनते हैं। तो ये पोतीदा भील कहलाते हैं। साफा पहनते सिर पर, बदन पर बंडी पहनते हैं और नीचे धोती पहनते हैं, तो ये पोतीदा भील कहलाते हैं। और ये लंगोटिया भील कहलाते हैं। वस्त्रों के पहनावे के आधार पर भीलों को दो भागों में बांटा जाता है, लंगोटिया भील और पोतीदा भील। अगला हम अध्ययन करेंगे इनके रीति रिवाज के बारे में कि इनके क्या क्या रीति रिवाज हैं और इनके किस तरह से ये अपना तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे इनके रहन सहन के बारे में। तो भीलों के रहन सहन के बारे में सबसे पहले अपन देखेंगे ये जो कहाँ रहते हैं, किन किन घरों में रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे अटक। अटक भीलों का जो गोत्र होता है, भीलों का जो गोत्र होता है, गोत्र उसको हम क्या कहते हैं? अटक। भीलों का जो गोत्र कहलाता है वो कहलाता है अटक। अटक भीलों का गोत्र कहलाता है। और भीलों का जो एक घर जो होता है, एक जो घर होता है भीलों का, उस एक घर को टापरा क्या कहते हैं? टापरा। एक घर टापरा कहलाता है और बहुत सारे जो घर मिलकर के खेड़ा बन जाता है उसको हम कहते हैं फला। वो भीलों का जो घर है वो घर कू कहलाता है। क्या कहलाता है? कू। एक घर जो होता है लकड़ियों का छोटा जो घर होता है उसको टापरा बोलते हैं, खेतों पर बना करके रहते हैं भील लोग। और जो घर होता है इनका वो वास्तविक जो घर होता है वो घर कहलाता है कू। और बहुत सारे यानी कि जो बहुत सारे घर मिल करके जो खेड़ा बनाते हैं उसको हम फला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फला। फला क्या होते हैं? जो छोटा जो गांव होता है, या ऐसे कह सकते हैं ये छोटे गांव होते हैं। छोटे जो गांव होते हैं वो गांव फला कहलाते हैं। और जो बड़े गांव होते हैं इनके, जो बड़े गांव यानी गांव से जो बड़ा होता है उसको हम पाल कहते हैं। छोटे गांव फला कहलाते हैं या खेड़ा कहलाते हैं। खेड़ा मान लो छोटे जो कम घर होते हैं उनके, जो गांव छोटे गांव से जो बड़ा गांव, बड़े गांव जो होते हैं वो कहलाते हैं पाल। और जो पाल का जो मुखिया होता है वो कहलाता है पालवी। ये मुखिया, मुखिया किसका? पाल। पाल का मुखिया जो होता है वो क्या कहलाता है? पालवी। बड़े गांव को पाल कहते हैं और पालों का जो मुखिया होता है वो पालवी होता है। और
एक पाल का जो मुखिया होता है वो पाल भी होता है, और बहुत सारे पाल मिलकर के जो पालों का जो मुखिया होता है, बहुत सारे पाल मिलकर जो पाल होते हैं, छोटे छोटे गांव जो होते हैं, बड़े गांव जो बहुत सारे होते हैं ना, तो उन पालों का जो मुखिया होता है, बहुत सारे पालों का जो मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। भीलों का गोत्र अटक कहलाता है। एक घर को टापरा कहते हैं। भीलों का जो घर होता है वो कू कहलाता है। और जो छोटे छोटे घरों को मिला करके जो खेड़ा बनता है उसको फला कहते हैं, जो छोटे गांव कहलाते हैं। छोटे गांव तो होते हैं फला, और जो बड़े गांव होते हैं वो पाल कहलाते हैं। पाल का जो मुखिया होता है वो पालवी होता है। पाल का मुखिया पालवी, और बहुत सारे छोटे छोटे पाल मिल करके बहुत सारे पालों का जो पाल जो बनते हैं, बहुत सारे उन पालों का एक मुखिया होता है, उसको बोलते हैं गमेती। और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ एक ही वंश के भील लोग रहते हैं, जैसे जहाँ पर एक ही वंश के भील, जो भील गांव का जो मुखिया होता है, एक ही वंश के जो भील गांव का जो मुखिया होता है वो कहलाता है तद्वी या वंशाओ। तो दोस्तों, तो ये मेन कुछ बातें हैं, जैसे भीलों का जो गोत्र अटक कहलाता है, एक घर टापरा कहलाता है, और जो वास्तविक जो घर होता है बड़ा होता है उसको कू कहलाता है। छोटे छोटे घरों को मिलाकर के जो खेड़ा बनता है उसको फला बोलते हैं। फला क्या होते हैं? वो छोटे गांव होते हैं, और जो बड़े गांव जो होते हैं वो पाल कहलाते हैं। यानी ये फला, बहुत सारे फला मिलकर के क्या बनाते हैं? पाल बनाते हैं। और पाल का जो मुखिया होता है वो पाल ही होता है। इसी प्रकार के बहुत सारे पाल, यानी पालों का जो मुखिया होता है, यानी छोटे छोटे जो पाल मिलकर के पालों का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। एक ही वंश के भील गांव का मुखिया, ऐसे गांव जहाँ क्या होता है कि अगर एक ही वंश के भील रहते हैं तो वो उन का जो मुखिया है वो तद्वी या वंशाओ कहलाता है। तो दोस्तों, ये हमारे इनके घरों के संबंध में, इनके गांव के संबंध में। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये इनकी विवाह के संबंध में, या विवाह में ऐसी कौन कौन सी रीति रिवाज जो पाए जाते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो भीलों के विवाह के संबंध में तो पहलापन इनके वस्त्र के बारे में पढ़ लेते हैं। वस्त्र में दो चीज़ें होती है। एक तो होता है पुरुष के जो वस्त्र, पुरुष किस प्रकार का वस्त्र पहनता है। एक होती है जो महिला कौन से वस्त्र पहनती है। तो पुरुष के बारे में अभी अपन ने पढ़ा कि पुरुष जो होता है वो सिर पर जो साफा या पगड़ी पहनता है उसको हम बोलते हैं पोत्या। दोस्तों, कभी कभी परीक्षा में ये भी प्रश्न आता है कि पुरुष सिर पर जो साफा पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको पोत्या कहा जाता है। और ये जो लंगोटी जो पहनते हैं, लंगोटी, पुरुष लोग जो लंगोटी धारण करते हैं उस लंगोटी को बोलते हैं डेपाड़ा। तंग धोती होती है, क्या होती है? तंग धोती को डेपाड़ा बोला जाता है। सिर पर जो साफा पहनते हैं उसको पोत्या बोलते हैं। लंगोटी पहनते हैं जो डेपाड़ा कहलाती है, तंग धोती होती है। और जो महिलाएं जो गागरा पहनती है उस गागरे को हम बोलते हैं कछाऊ। क्या कहते हैं? कछाऊ। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं, भील महिला के द्वारा पहने जाने वाले गागरे को बोलते हैं, क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है कछाऊ। तो ये इनके वस्त्र के संबंध में, पहनावे के संबंध में हुई बातें। एक बार वापस बता देता हूँ। वस्त्र पुरुष पहनते हैं उनको क्या कहते हैं? महिलाएं जो पहनती हैं उनको क्या कहते हैं? पुरुष जो वस्त्र पहनते हैं, सिर पर जो साफा पहनते हैं उसको पोत्या बोलते हैं। और जो लंगोटी पहनते हैं उसको डेपाड़ा बोलते हैं। ये तंग धोती होती है। महिला के द्वारा जो गागरा पहना जाता है वो कहलाता है कछाऊ। भील महिला द्वारा जो गागरा पहना जाता है वो कछाऊ कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इनके विवाह के संबंध में। भील जनजाति के विवाह के संबंध में तो सबसे पहले हम इनके विवाह के संबंध में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित है वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हाथी वेड़ो। हाथी वेड़ो क्या होता है? ये हाथी वेड़ो, इस हाथी वेड़ो में क्या होता है कि जब भील पुरुष और भील महिलाओं की जब शादी होती है उस विवाह के अंदर क्या होता है कि ये पीपल, देव वृक्ष जो होता है वो पीपल, सागवान और बांस, इन वृक्षों को साक्षी मान करके, क्या मानते इनको? साक्षी मान करके पति पत्नी एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनते हैं। उसको जो, उस प्रथा को जो बोला जाता है वो हाथी वेड़ो बोला जाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, क्या कहता है हाथी वेड़ो? क्या कहलाता है? विवाह में प्रचलित है, ये प्रथा है एक तरह की। हाथी वेड़ो क्या करते हैं कि जब भील पुरुष और भील महिला जब एक दूसरे से के साथ जो बंधन में बंधते हैं तो उस बंधन में क्या होता है कि ये पीपल,
सागवान और बांस को क्या करते हैं, ये साक्षी मान करके एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करते हैं। इनको पीपल सागवान और बांस को साक्षी मान करके एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनते हैं। वो जो प्रथा कहलाती है इनकी, वो कहलाती है हाथी वेड़ो। दूसरी इनके अंदर जो है वो है बराड़ी। बराड़ी क्या होता है दोस्तों, बराड़ी इनकी बील जो पुरुष होते हैं या जो बील होते हैं, बीलों की जो विवाह की जो देवी होती है, उस विवाह की देवी को बराड़ी बोला जाता है। विवाह की जो देवी होती है बीलों की, वो बराड़ी उनको बोला जाता है। अगला हम देखेंगे दोस्तों कि बंगोरिया। ये क्या होता है बंगोरिया? बंगोरिया एक त्यौहार होता है या पर्व होता है, त्यौहार या एक पर्व होता है। उस त्यौहार या पर्वों में क्या करते हैं कि बील पुरुष और बील स्त्री, पुरुष व स्त्री एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनते हैं, जिसको हम प्रेम विवाह भी बोल सकते हैं। यह एक प्रेम विवाह होता है। क्या होता है? प्रेम विवाह। बंगोरिया त्यौहार होता है, एक पर्व होता है। उस बंगोरिया त्यौहार और पर्वों पर क्या करते हैं, पुरुष और स्त्री एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनते हैं, जिसे हम प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। यह बंगोरिया त्यौहार में होता है। तो एक तो हो गया हाथी वेड़ो, पीपल सागवान और बांस को साक्षी मान करके ये एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनते हैं, वो हाथी वेड़ो कहलाता है। फिर पढ़ेंगे बराड़ी भीलों की विवाह की देवी होती है। बंगोरिया एक त्यौहार या पर्व होता है जिसमें पुरुष और स्त्री एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनते हैं, जिसे प्रेम विवाह भी कहते हैं। दूसरा होता है नतारा। अगला हम देखेंगे नतारा। ये क्या होता है नतारा? नतारा दोस्तों वो होता है जिसमें यदि कोई विधवा जो स्त्री होती है, बील स्त्री, उसका जो पुनर्विवाह करवाया जाता है उसको नतारा बोलते हैं। पुनर्विवाह प्रणाली होती है इनकी एक नतारा। इसमें विधवा जो स्त्री होती है, उस स्त्री का जो पुनर्विवाह करवाया जाता है उसको नतारा बोलते हैं। एक होता है नोतारा या नोतरा। यह भी विवाह से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि जब विवाह किया जाता है बील पुरुष और बील स्त्री द्वारा, जब उनका विवाह किया जाता है, तो उसमें जो बील पुरुष जो होता है या जो वर पक्ष जो होता है, कौन होता है? वर पक्ष। ये वर पक्ष क्या करता है कि जो वधु पक्ष होता है उसको, वधु पक्ष को कुछ रकम भेंट करता है। उस रकम को ही हम क्या बोलते हैं? नौतारा। दोस्तों नौतारा क्या होता है? विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाने वाली रकम नौतारा कहलाती है। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाने वाली रकम नौतारा कहलाती है। दूसरा हम पढ़ेंगे सिंदूरी। एक हम पढ़ेंगे पीरिया। यह भी विवाह से संबंधित है। सिंदूरी और पीरिया। सिंदूरी क्या होता है दोस्तों? सिंदूरी में यह जो विवाह के समय जो बील महिला होती है, वो लाल रंग की जो साड़ी पहनती है, वो सिंदूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंदूरी कहलाती है। और जो पीले रंग का जो लहंगा पहनती है, पीले रंग का लहंगा। सिंदूरी लाल रंग की जो साड़ी पहनती महिला, बील महिला, उसको सिंदूरी बोलते हैं। और पीले रंग का जो लहंगा पहनती है बील महिला, उसको हम पीरिया बोलते हैं। तो ये विवाह से संबंधित कुछ बातें हैं जो विवाह के समय अपनाते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ। हाथी वेड़ो क्या होता है? पीपल सागवान बांस को साक्षी मान करके बील पुरुष और बील महिला एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनते हैं, उसको प्रथा को हम हाथी वेड़ो कहा जाता है। बराड़ी बीलों के जो विवाह की जो देवी होती है उसको जो हम बोलते हैं बराड़ी बोलते हैं। बंगोरिया एक त्यौहार या पर्व होता है। इस त्यौहार या पर्व पर बील पुरुष और बील स्त्री एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनते हैं, वो प्रेम विवाह कहलाता है। उसको कोई हम बंगोरिया त्यौहार में ये चीज़ होती है। दूसरा हम पढ़ा था अपने नतारा। क्या होता है? विधवा स्त्री। नतारा में क्या होता है? विधवा स्त्री का जो
पुनर्विवाह करवाया जाता है, उस प्रथा को हम नतारा बोलते हैं। और एक होता है नौतारा, एक होता है नतारा, एक होता है नौतारा, नौतरा या नौतारा। इसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाने वाली जो रकम होती है उस रकम को ही हम नौतारा कहते हैं। दूसरा सिंदूरी और पीरिया। सिंदूरी क्या होता है? सिंदूरी विवाह के समय में बील जो स्त्री होती है वो लाल रंग की साड़ी पहनती है, उस साड़ी को ही हम क्या बोलते हैं? सिंदूरी। और जो विवाह के समय जो पीले रंग का जो लहंगा पहनती है महिला, उस लहंगे को हम पीरिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारे विवाह से संबंध में। अब हम आगे पढ़ेंगे इनके मृत्यु के संबंध में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे जानने लायक है। अब हम पढ़ेंगे मृत्यु से संबंधित कि मृत्यु से संबंधित इनके क्या क्या रीति रिवाज है। तो मृत्यु में सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे इनकी मृत्यु में जो इनका मृत्यु भोज होता है ना, जो मृत्यु भोज होता है वो मृत्यु भोज क्या कहलाता है? वो कहलाता है काइटा या काटा। बीलों में जो मृत्यु भोज होता है वो मृत्यु भोज क्या कहलाता है? काइटा या काटा कहलाता है। अगला हम पढ़ेंगे आगड़ और एक होता है मातलोक। ये भी एक आगड़ क्या होता है और मातलोक क्या होता है? यह एक सफ़ेद रंग का पत्थर होता है, सफ़ेद रंग का स्मारक पत्थर। इनके स्मारक पर एक सफ़ेद रंग का पत्थर लगाया जाता है, सफ़ेद पत्थर। सफ़ेद पत्थर का जो स्मारक बनाया जाता है, उस स्मारक सफ़ेद रंग का जो पत्थर का जो स्मारक बनाया जाता है उसको आगड़ बोलते हैं, है ना। ये पुरुषों का होता है, ये होता है पुरुषों का। और मातलोक क्या होता है कि जो बील महिलाओं का जो स्मारक होता है काले पत्थर का बनाया जाता है, काले पत्थर का। बील महिलाओं के जो काले रंग के जो पत्थर होता है, उस काले रंग के पत्थर का जो स्मारक होता है वो मातलोक कहलाता है। और आगड़ सफ़ेद पत्थर होता है, सफ़ेद पत्थर का पुरुषों का होता है, ये स्मारक होता है, उसको हम आगड़ बोलते हैं। यह होता है मृत्यु के समय। और इनकी मृत्यु में क्या जो समय मृत्यु को जो भोज कहलाता है वो काइटा या काटा कहलाता है। ये है इसके बारे में। अगला हम इसके बारे में पढ़ेंगे इनके का जो स्मारक, यानी कि जब इनकी किसी वीर पुरुष की जो मृत्यु होती है, महिला की जो मृत्यु होती है, उस समय उनके घरों पर या खेत पर घर या खेत पर जो स्मारक बनाया जाता है ना, जो उनकी स्थापना की जाती है ना, किसकी? जब मृत्यु के उपरांत बाद में पश्चात, तो उसको हम चीरा चोगली या चीरा बावसी या सीरा चोकली कहते हैं। जब किसी बील पुरुष की या महिला की जब मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में वो क्या करते हैं? अपने खेत पे या घर पर एक उनकी स्थापना करते हैं। उनके तो पत्थर की स्थापना करते हैं, जिसको सीरा चोकली या चीरा बावसी कहा जाता है। तो ये इनकी मृत्यु से संबंधित कुछ बातें हो गई। पहला बोझ, इनके मृत्यु बोझ काइटा या काटा कहलाता है। और आगड़ क्या होता है? इनके जो पुरुषों का जो सफ़ेद पत्थर का जो स्मारक बनाया जाता है उसको आगड़ बोलते हैं। और जो महिलाओं के जो काले रंग का जो पत्थर का जो स्मारक बनाते हैं, काले पत्थर का स्मारक बनाया जाता है, उसको हम मातलोक कहते हैं। इसके बाद में हम दोस्तों पढ़ेंगे इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है अगली बात। एक तो होता है कोदरा, एक होता है मावड़ी। इन दो के बारे में भी पढ़ेंगे। जो कोदरा क्या होता है और मावड़ी क्या होता है। बीलों के द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाले जो जंगली जो अनाज होता है, जंगली अनाज, बीलों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला या उपयोग में लिए जाने वाले जंगली अनाज को कोदरा कहते हैं। और मावड़ी यह बीलों के द्वारा बनाई जाने वाली या प्रयोग की जाने वाली स्थानीय जो शराब होती है उसको हम क्या कहते हैं? मावड़ी कहा जाता है। कोदरा और मावड़ी। कोदरा जंगली अनाज होता है जो बीलों के द्वारा प्रयोग या उपयोग में लिया जाता है। और मावड़ी यह स्थानीय शराब होती है जो ये बील लोग अपने घरों के अंदर बनाते हैं, तैयार करते हैं, जो उसको उपयोग में लेते हैं, उसको मावड़ी कहा जाता है। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि बीलों का जो पवित्र जो वृक्ष होता है
उसको क्या कहा जाता है? बेलों का जो पवित्र जो वृक्ष होता है वो होता है महुआ। इनका बेलों का जो पवित्र जो वृक्ष होता है वो महुआ कहलाता है। इनकी पथरक्षक जो देवी होती है वो पथवारी होती है। बेलों की जो पथरक्षक जो देवी होती है वो पथवारी कहलाती है। पवित्र वृक्ष जो होता है वो महुआ होता है। पथरक्षक देवी जो होती है वो पथवारी होती है। इनके जो विवाह की देवी मैंने पहले बता दिया। विवाह की देवी जो होती है वो होती है बराड़ी। ठीक है, विवाह की देवी बराड़ी होती है इनकी। और ये केसरियानाथ या ऋषभदेव या कालाजी, इनकी केसर का पानी पी करके कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एक सौगंध खा करके कभी झूठ नहीं बोलते हैं। केसरियानाथ, ऋषभदेव या कालाजी जो धुले उदयपुर में है। धुलेव गांव उदयपुर। केसर का पानी पी करके कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इनके से जो सौगंध खाते हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरा, पहले वापस इनका जो पवित्र वृक्ष होता है महुआ, पथरक्षक देवी पथवारी, विवाह की देवी बराड़ी, केसरियानाथ, ऋषभदेव या कालाजी जो धुलेव उदयपुर में है। केसर का पानी पी करके ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सौगंध खा करके कभी झूठ नहीं बोलते हैं। टोटम इनके कुल देवता, टोटम इनके कुल देवता कहलाते हैं। पवित्र वृक्ष महुआ, पथरक्षक देवी पथवारी, विवाह की देवी बराड़ी, केसरियानाथ, ऋषभदेव या कालाजी धुलेव गांव उदयपुर में स्थित है। केसर इनके जो केसर का जो पानी होते हैं वो पी करके ये जो सौगंध खाते हैं उससे वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं इसकी सौगंध खा करके। अगला हम देखेंगे अंतिम है ये बिलों में जब इनमें कोई बीमारी फैल जाती है या पेट दर्द होता है या कुछ ऐसी तकलीफ होती है तो ये क्या करते हैं कि ठीकरी एक बर्तन होता है जो गड़ा होता है उसका जो टुकड़ा होता है उसको ठीकरी बोलते हैं। गड़े का जो टुकड़ा होता है ये गड़े का टुकड़ा, इसको ये गर्म करके क्या करते हैं कि उस जिस जगह दर्द होता है उस जगह वो रख देते हैं। ये गर्म करके इसको गर्म करके जिस जगह दर्द होता है उस जगह रख देते हैं, जिसको हम डाम लगाना बोलते हैं। बिलों के अंदर जब किसी उनकी संतान का जब पेट दर्द करता है या किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, दर्द होता है, तो वो क्या करते हैं कि ठीकरी को जो गड़ी का टुकड़ा होता है छोटा सा उसको गर्म करके जिस जगह दर्द होता है उस जगह रख देते हैं, जिससे उनका दर्द कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डाम लगाना। ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ा हमने। दूसरा हम पढ़ेंगे, एक होता है कांडी और एक होता है कांडी और एक होता है पाडा। बिलों के जो पुरुष जो होते हैं वो उनको यदि अपन पाडा कहें, पाडा कहने पर खुश होते हैं, जबकि कांडी कहने पर वो नाराज हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाते हैं, यानी कि ये इसको गाली मानते हैं, इसको गाली मानते हैं। कांडी और पाडा। कांडी का अर्थ ही होता है तीर चलाने वाला, लेकिन ये क्या करते हैं, जब इनको कांडी कहा जाता है तो ये कांडी जो शब्द है उसको ये गाली समझते हैं और उससे वो नाराज हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। और इनको यदि पाडा कहें तो पाडा कहने पर ये बड़े खुश होते हैं। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे, एक तो होता है होवण माता और दूसरा होता है खोड़ियाल माता। खोड़ियाल माता, होवण माता क्या होती है? होवण माता जब इनके ऊपर कोई आपत्ति आती है, विपदा आती है, प्रकोप किसी प्रकार का या प्रकोप आता है या इनकी कोई बीमारी फैलती है, बीमारी या प्राकृतिक जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक प्रकोप,
या दैनिक जो प्रकोप से निपटने के लिए से छुटकारा पाने के लिए जिस माता की पूजा करते हैं उसको हवन माता कहते हैं। और खोड़ियाल माता वो होती है, ये खोड़ियाल माता मतलब जो बील, अपंग या विकलांग, अपंग या विकलांग बील अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जिस माता की ये पूजा करते हैं उस माता को ये खोड़ियाल माता बोलते हैं। बीलों को में क्या होता है कि एक ठीकरी गड्ढे का टुकड़ा होता है छोटा सा इतना सा, उसको गर्म करके जिस जगह इनके दर्द होता है पेट में उस जगह ये लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डाम लगाना। दूसरा कांडी और पाडा। कांडी शब्द क्या होता है, ये कांडी शब्द का मतलब ही होता है तीर चलाने वाला, लेकिन ये क्या करते हैं कांडी शब्द को गाली समझते हैं। यदि इनको कांडी कह दिया जाए तो ये नाराज हो जाते हैं। पाडा कहने पर ये बड़े खुश होते हैं। हवन माता, जब इनके कबीलों में प्राकृतिक प्रकोप या कोई दैनिक प्रकोप फैल जाता है तो उसमें ये जिस माता की पूजा करते हैं उसको हवन माता बोलते हैं। खोड़ियाल माता किसे बोलते हैं, अब यदि कोई विकलांग या अपंग बील अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जिस माता की पूजा करता है उसको हम खोड़ियाल माता बोलते हैं। अगला हम इसके अंदर देखेंगे दोस्तों बिलोड़ी। बिलों की जो बोली होती है उसको हम बिलोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलोड़ी कहते हैं। यह बागड़ी भाषा की, बागड़ी जो भाषा है उसकी उपबोली कहलाती है। बागड़ी भाषा की उपबोली कहलाती है। दूसरा हम देखेंगे कि बिलों के अंदर क्या होता है कि बिलों में जन चेतना जो जागृत करने के लिए 1920 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ में, मात्र कुंडिया ये स्थान है चित्तौड़गढ़ 1920 में इनके द्वारा जन चेतना जागृत करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। जन चेतना मोतीलाल तेजावत द्वारा चित्तौड़गढ़ में 1920 में एक जन चेतना, बिलों के अंदर जन चेतना जागृत करने के लिए जो इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको हम एक ही आंदोलन बोल सकते हैं। एक ही आंदोलन मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में मोतीलाल तेजावत, किन्होंने, मोतीलाल तेजावत द्वारा चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान पर एक जन चेतना जागृत करने के लिए बिलों के अंदर एक आंदोलन चलाया जिसको हम एक ही आंदोलन कहते हैं। उस एक ही आंदोलन को चला करके इन्होंने एक वनवासी संघ की स्थापना करी। जन चेतना के द्वारा उन्होंने एक ही आंदोलन की स्थापना, एक ही आंदोलन चलाया और एक ही आंदोलन चला करके उन्होंने बिलों के अंदर एक वनवासी संघ की स्थापना की। किसके लिए, इनमें जन चेतना जागृत करने के लिए। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे कि एक नेता हुए गोविंद गिरी। एक नेता हुए गोविंद गिरी जिन्होंने बिलों के उत्थान के लिए इन्होंने 1883 में बिलों के उत्थान के लिए इन्होंने 1883 ईस्वी में एक संघ सभा की स्थापना की। संघ सभा की स्थापना की। इनका जो तपस्या स्थल रहा है, तपस्या स्थल इनका, गोविंद गिरी का जो तपस्या स्थल रहा है वो मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में बिलों के उत्थान के लिए 1883 ईस्वी में बिलों के उत्थान के लिए एक संघ सभा की स्थापना की और इनका जो तपस्या स्थल रहा है गोविंद गिरी का वो मानगढ़ धाम
की जो पहाड़ी बांसवाड़ा में स्थित है, और वहाँ पर इन्होंने एक जो पंथ चलाया हुआ है भगत पंथ, भगत पंथ की इन्होंने स्थापना करी थी, कि शुरुआत की इन्होंने मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में इन्होंने किसकी शुरुआत की? भगत पंथ की शुरुआत की। गोविंदगिरी 1883 में भीलों के उत्थान के लिए एक संत सभा की स्थापना की, और इनका जो तपस्या स्थल रहा है जहाँ इन्होंने तपस्या की है या अपने काम को आगे बढ़ाया हुआ है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है, और वहाँ पर इन्होंने भगत पंथ की शुरुआत की। दूसरा, जो भील जनजाति में एक बांसवाड़ा नामक स्थान है, बांसवाड़ा में जो भीलों का जो मुखिया होता है, भीलों का जो मुखिया रावत कहलाता है। क्या कहलाता है? बांसवाड़ा में जो भीलों का जो मुखिया है, भील जाति का जो मुखिया होता है, वंश का मुखिया, वो क्या कहलाता है? रावत कहलाता है। जबकि इनका जो सबसे वृद्ध, क्या बोलते हैं, जो वृद्ध या यूँ बोलो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग भील डाहल कहलाता है। क्या कहलाता है? डाहल कहलाता है। बांसवाड़ा में भीलों का जो मुखिया होता है वो रावत कहलाता है, और इनका जो सबसे वृद्ध या सबसे बुजुर्ग जो भील होता है वो डाहल कहलाता है। दूसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे एक ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ पर एक नदी प्रवेश करती है, यहाँ से माही नदी। माही नदी में सोम, माही और जाखम, सोम, माही और जाखम, सोम प्लस माही प्लस जाखम, इन तीन नदियों का जो त्रिवेणी बनती है बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी बनता है। वहाँ पर एक मेला लगता है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, जो भीलों का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। यह कहाँ पड़ता है? सोम, माही और जाखम का जो त्रिवेणी है बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में स्थित है, वहाँ पर आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, जो इनका आदिवासी भीलों का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो दोस्तों, ये हमारे भीलों के बारे में